ओके बच्चों, तो बताइए आप सबकी दिवाली न्यू ईयर कैसा रहा? सब अच्छा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दिवाली होमवर्क सबका हो गया कि बाकी है? और कैनवा में जो ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप हुआ था, सबको सर्टिफिकेट मिल गए? यस, एंड कुछ विनर्स भी हमारे साथ है। मानसी बेटा, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक आपकी यू सर। डिजाइन हम सभी को बहुत पसंद आई एंड we decided to declare you a winner. Okay. थोड़े स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, so within some time, within few minutes, we will start our session. और हमारे साथ आज खुद एक डॉक्टर जुड़े हैं आपको कंसल्ट करने के लिए, आपको एक गाइडेंस देने के लिए। तो मैं विदिन फ्यू मिनट्स आपको उनसे रूबरू करवाऊंगा। ओके सर विनर की लिस्ट कहाँ है? विनर की लिस्ट बेटा आपको मैसेज में भेजी थी ना, 3 लोग विनर्स थे। ओके सर। आपके स्किलटेल की ऐप में आप देखोगे ना, तो 3 नेम्स विल बी देयर और यू विल सी के मानसी यादव, देन अंश पंचाल एंड द थर्ड वन वाज नैतिक खुशरानी। सो ये 3 विनर्स थे। ओके और ऐसा नहीं है कि और स्टूडेंट्स की जो डिजाइन थी वो अच्छी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कंपटीशन होती है तो हमेशा एक विनर्स तो हम डिसाइड करते ही है, राइट? चलिए, तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे आ चुके हैं और सबसे पहले आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो है कि आप सभी का जो एक ड्रीम होता है कि मुझे सर डॉक्टर बनना है ना? आप में से किन किन लोगों ने ये सोच के रखा है मुझे डॉक्टर बनना है? और एक डॉक्टर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन भी होते हैं, तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मैं आप सभी से डॉक्टर प्रयाग जोशी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। डॉक्टर प्रयाग जोशी इज हियर। सर प्लीज। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? हाय सर। हाय, नाइस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। So myself Dr. Prayag Joshi. I am right now doing internship in the SSG Hospital Vadodara and मैंने मेरा जो MBBS था वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़ोदरा से किया हुआ है एंड मैं नडियाद का रहने वाला हूँ। सो नाइस टू मीट यू ऑल गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सर अच्छे। हाय हाय, I can see quite a few faces. कुछ लोगों ने So अपना कैमरा ऑन नहीं किया है। okay, great. ओके, सो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आज ये जो सेशन रहने वाला है वो 2 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जो आप सभी के होते हैं, वो मैं सर के साथ डिस्कस करूंगा। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैं सर के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद आप खुद सर के साथ बात कर पाएंगे, डॉक्टर सर के साथ, प्रयाग जोशी के साथ बात कर पाएंगे एंड यू विल गेट टू नो कि आपको जितना क्वेश्चंस पूछने हैं, आपके जितने भी डाउट्स है वो सर आपको कंप्लीटली 100% यहाँ से आपको सॉल्व करके देने वाला है। ओके, सो नाउ तो सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि सर आपने कब कौन सी एक ऐसी एज थी या कौन सा एक टाइम था स्कूल या कॉलेज में, आपने कब डिसाइड किया कि सर मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगा? एक तरह से आप देखें तो शायद
मैं जब 14 या 15 साल का था तब ये एक मोमेंट आया था। आई मीन जैसे कुछ लोगों की लाइफ में होता है कि बचपन से ही होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर ऐसा कोई ख्वाब होता है कि पायलट बनना है या सोल्जर बनना है, या फिर वॉट एवर द थिंग इज। शायद मेरे केस में ऐसा नहीं था, बट आई वुड लाइक टू जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स एंड मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब एक कैंप था पंचमढ़ी में, एंड आई वेंट देयर विथ माय पेरेंट्स एंड दे बोथ आर डॉक्टर्स। यूजुअली जब हम लोग ट्रायल पे जाते हैं तो कुछ मेडिसिन हमारे साथ में रखते हैं, बेसिक वाली, जैसे सर्दी की है, खांसी की है, ताव की है, ऐसे। एंड द थिंग वाज कि वहां पे कुछ हुआ एंड कुछ बच्चे बीमार पड़ गए। इट वाज अ नेशनल लेवल ऑफ कैंप। तो वहां पे उन बच्चों को जो हमारे पास मेडिसिन थी, तो पापा मम्मी वो उनको दे पाए, एंड just the amount of respect they earned with, like, you know, selfless service of people, that exactly. like really got me, and I was like, okay, मुझे ये करना है, like I want to do this, and yeah, and eventually by the time I was in 10th, almost it was decided कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब एक सडन इंसिडेंट Okay. Am I audible, everyone? हाँ, okay. So बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हमने जो डिसाइड किया है, राइट, वो कोई एक ऐसा इंसिडेंट बन जाता है और हम प्लान कर लेते हैं कि हाँ ये इंसिडेंट ऐसा है जिस वजह से मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। जैसे सर ने बताया कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दैट मोटिवेटेड हिम और दैट एनकरेज्ड हिम टू बिकम अ डॉक्टर। सो आपकी लाइफ में भी शायद ऐसा इंसिडेंट्स आए और आप कुछ बनना चाहें। शायद डॉक्टर बनने के लिए भी आपने बहुत सारे ऐसे आई थिंक एक्सपीरियंस मिले होंगे आपकी फैमिली में, शायद पॉसिबल है। So it was like a sudden incident, right, sir? Okay. I think internet थोड़ा slow है इस वजह से। Hello. हाँ। Yes, am I audible? Yes, sir, you are. Okay. Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are now audible. Okay, great. Okay, done. Okay. So अब सर एक मैं इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहूंगा कि ये आपका एक रीजन हो गया था कि सर मुझे क्यों डॉक्टर बनना है, बिकॉज लाइक ये आपके साथ एक इंसिडेंस हुआ कि भाई दैट मोटिवेटेड यू टू बिकम अ डॉक्टर। लेकिन जब आपने डिसाइड किया कि सर 9th में या 10th में, वो एक टाइम था कि जब आप एक डॉक्टर बनेंगे, वो टाइम आ गया आपने डिसाइड करने का। लेकिन जब ये जर्नी शुरू हुई आफ्टर 9th या तो 10th कहते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े उस टाइम पे? चैलेंजेस शायद मेरे हिसाब से सबसे पहले वही था कि 11th-12th में जो हमारा सिस्टम है, तो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज एग्जाम्स इटसेल्फ। तो सबको अभी पता होगा कि मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या फिर जो भी अच्छे फील्ड है उसमें एंट्रेंस एग्जाम्स अभी होते हैं, एंड इट वाज देयर। हमारे टाइम पे कुछ गेट था, अभी नीट है, एंड या दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच आई विल से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफी बहुत सारे अदर चैलेंजेस अगर मैं कहूँ तो, फॉर एग्जाम्पल नॉट जस्ट द एग्जाम्स बट द टाइम पीरियड। लाइक कि 11th-12th होता है तो 2 साल का टाइम, जो मतलब इट इज नॉट लाइक कि हाँ मतलब बहुत कम समय है या फिर आप लाइक कुछ मिस कर जाओगे उस टाइम पे, तो इट वोंट बी अ बिग डील। सो टाइम पीरियड इज वन ऑफ द थिंग। आपकी सोशल लाइफ अफेक्ट होती है, मतलब अगर किसी के मतलब आपके घर में किसी की शादी होती है, आप नहीं जा पाते हो जस्ट बिकॉज यू हैव टू फोकस एंड यू हैव द एग्जाम्स एंड ऑल। So yeah, entrance exam was the biggest hurdle, but yeah, apart from that it was quite good. And even after entering in MBBS, it's not just कि आपकी जर्नी वहां पे खत्म हो जाती है, जस्ट आप जैसे ही MBBS में एंटर करते हो एंड यू विल रियलाइज कि ओके, जितना स्कूल लाइफ में था उससे कई ज्यादा चैलेंजेस है, उससे कई ज्यादा एग्जाम्स है, एंड उससे कई ज्यादा बड़ा सिलेबस है। सो एग्जाम्स हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज फॉर टू बिकम अ डॉक्टर, एंड उसके साथ साथ जो मेंटल स्ट्रेंथ है या फिर वो सब चीजें उसके साथ जुड़ी रहती है, तो आप उसके हिसाब से जोड़ सकते हो। बट या
मतलब अगर ड्रीम हमारा है सो ये हर्डल्स भी पार करने का हमें मजा ही आता है कि अगर एक डेफिनेटली डिसीजन ले लिया है कि भाई डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली कोई भी अगर चैलेंज आएंगे तो खुशी खुशी फेस करेंगे। आई ऑफ कोर्स मतलब एक डेडिकेशन जरूर रहता है हमारा कि लाइक आफ्टर एग्जाम भी अगर हम कॉलेज में जाएं तो जो हम एमबीबीएस परस्यू करते हैं तो उस टाइम पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो एक परसिस्टेंस है, थोड़ा पेशेंस भी हमें रखना पड़ता है, शायद सर आप अग्री करेंगे इस बात से कि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई मीन जो ड्यूरेशन है कोर्स का ड्यूरेशन जो है हाँ वो इतना छोटा नहीं है। एमबीबीएस इटसेल्फ इज लाइक 5.5 इयर्स एंड यस उसके बाद अगर आप पीजी करते हो वो सब करते हो तो शायद आप ऐसा कह सकते हैं कि टू बिकम अ प्रॉपर डॉक्टर it takes almost 8 to 10 years and it is not quite a short time. So वो चीज रहती है कि उतने टाइम तक पेशेंस रखना, यू हैव टू ट्रस्ट इन योरसेल्फ। काफी सारे टाइम पे ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि डू आई डिजर्व दिस, लाइक मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। वो सारे मतलब वो फेजेस सबके लाइफ में आता है बट यू जस्ट हैव टू ओवरकम इट एंड आई गेस एट द एंड इफ यू हैव यू नो क्रॉस दोस हर्डल्स एंड अगर आप मानो कि दिन के शुरुआत में या एंड में मतलब अगर एक भी पर्सन की लाइफ में आप चेंज ला सकते हो डायरेक्टली, अगर किसी एक पेशेंट को ट्रीट किया है एंड द अमाउंट ऑफ यू नो सेटिस्फेक्शन यू विल हैव जब वो आपको थैंक यू बोलेंगे, आई गेस इट्स ऑल वर्थ। या टॉप ऑफ द वर्ल्ड। या सर मैं आपसे एक मुझे ये पर्सनल एक थोड़ा ये क्वेश्चन हो रहा है कि अगर आप कहे कि एक डॉक्टर बनना है या तो मान लीजिए कि एक इंजीनियर भी बनना है तो इसकी शुरुआत कौन से टाइम से हो जाती है? जैसे कि अभी हमारे सारे बच्चे जो 6th एंड 7th में हैं तो बहुत से पेरेंट्स का ये माइंडसेट रहता है कि स्टूडेंट्स अभी 6th 7th में है, 12 या 13 इयर्स की एज है और क्या ये सही टाइम है कुछ बनने के लिए डिसीजन लेने का? तो इस चीज को आप दो नजरिए से देख सकते हैं। सबसे पहला कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जैसे मैंने बोला कि जिनका बचपन से ख्वाब होगा कि मुझे ये करना है, मतलब उनको पहले से इंटरेस्ट है उस चीज में। एंड अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं इनमें से तो शायद दिस इज द परफेक्ट एज फॉर देम टू डिसाइड कि ओके मुझे ये करना है, तो अभी से मतलब वो उस चीज पे फोकस कर सकते हैं। उस हिसाब से जो कहते हैं कि अपना अभिगम जो बोलता है उसको कि वो अपना सकता है कि ओके मुझे इस विषय में जाना है, इस विषय में मुझे रुचि है, तो उसके अनुरूप मुझे जो भी उनका करंट करिकुलम है, करंट स्टडीज है, उसके ऊपर वो उस हिसाब से फोकस कर सकता है। इट डजंट मीन कि अच्छा ओके मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने 6 स्टैंडर्ड से डिसाइड किया है, तो इट वोंट मीन कि मुझे जो बाकी के सब्जेक्ट्स है जैसे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स है, सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट है या फिर इवन स्पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है। बट जो अभी करंट जो आपका जो मेन गोल वाला जो सब्जेक्ट है, आप उस पे थोड़ा बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर दैट स्किलताल हैज अ लॉट ऑफ यू नो गुड वीडियोस आई जस्ट सॉ। सो हाँ मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स के आप यूज कर सकते हो, मोबाइल फोन का आप यूज करते हो तो पॉजिटिवली यूज कर सकते हो। यूट्यूब है, उस पर भी काफी सारे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सकते हैं। तो उस प्रकार से अभिगम आप डेवलप करें तो यस दिस इज अ परफेक्ट एज। एंड अगर डिसाइडेड नहीं भी है तो भी इट्स नॉट लाइक कि कोई एज परफेक्ट होती है कुछ डिसाइड करने के लिए। मैंने शायद ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि मतलब 11th-12th में ए बी ग्रुप लिया है और फिर बाद में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़े और बाद में डिसाइड किया है कि ओके आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। बट ऑफ कोर्स इट इज बट ऑब्वियस कि अगर सचिन तेंदुलकर 16 की जगह 26 की एज पे अगर स्टार्ट करता है तो उसके रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा नहीं होते। आई मीन इट वोंट मेक हिम एनी लेस ऑफ अ गुड क्रिकेटर, बट इट्स जस्ट कि आपके पास टाइम अगर अच्छा है, आपने डिसाइड किया है, सो इट्स वेरी गुड फॉर यू। एंड अगर नहीं किया है तो फिर आप बस हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखिए एंड जस्ट यू विल फाइंड योर वे एनीवे। राइट राइट। सर जैसे अगर स्टूडेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि 6th 7th से मुझे एक डॉक्टर बनना है एंड वहीं से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है, तो अगर हम करंटली इंडिया में देखें टू बिकम अ डॉक्टर तो कंपटीशन कैसी है? अगर इसका कुछ सिनेरियो हमें पता चले तो प्रिपरेशन के लिए हमें थोड़ा आइडिया आ जाता है कि हमें किस तरह और कितना फोकस के साथ प्रिपरेशन करनी है। कंपटीशन के हिसाब से देखें तो एंट्रेंस एग्जाम्स है, दैट इज फैक्ट। एंड उसके मेरिट्स
दिन पर दिन ज्यादा जा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी नीट के लिए जो यूजी का जो एडमिशन अंडर ग्रेजुएट का एमबीबीएस का वो नीट के हिसाब से होता है, तो ऑफ कोर्स उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एंड बाय द टाइम वी ऑल नो कि पेपर स्टाइल कैसे होते हैं, एमसीक्यू बेसिस के एग्जाम्स होते हैं एंड साल में एक ही बार होती है, सो यू विल हैव दैट वन शॉट कि उसमें आपको मैक्सिमम अपना आउटपुट देना है एंड जस्ट एक एग्जाम के बेसिस पे आपका मतलब करियर डिसाइड होता है इन अ वे, यू कैन से दैट। सो कंपटीशन तो है, तगड़ा वाला है वो तो, मतलब आप मतलब किसी से भी पूछ सकते हैं, वो कोई मना नहीं कर सकता। बट अगर आपको इंटरेस्ट है, पहले से आपने डिफाइन कर लिया है, आप उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं अच्छे डेडिकेशन के साथ, नीति नियम के साथ, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी ऑब्स्टिकल्स। आई मीन होंगे, बट यू विल ओवरकम दैट इवेंचुअली। और अगर सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जब ये डॉक्टर बनना डिसाइड किया, जब आपने खुद ने प्रिपरेशन शुरू की, तो आप कितना टाइम इन सब्जेक्ट्स को दिया करते थे? सब्जेक्ट्स एज इन, अगर आप बात करें तो ये कह सकते हैं कि मैं उतना स्टूडियस टाइप का बच्चा नहीं था कि मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ना या फिर पूरे दिन बुक्स में लगे रहना या फिर उस हिसाब से। समय की ऐसी बात है कि आप किसी भी चीज को ऐसे पर्टिकुलर नहीं देख सकते। हाँ, उतना जरूर मैं कहूंगा कि जब तक आपको तसल्ली ना हो खुद के काम से, जब तक आपको ये सेटिस्फेक्शन ना हो कि मुझे ये पढ़ना है, ये टॉपिक मैंने लिया है एंड ये टॉपिक मुझे मतलब आत्मसात हो गया है, ऐसा बोलता है हिंदी में, तो जब तक आपको खुद को मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तब तक आप पढ़ते रहिए, जब तक मजा आ रहा है तब तक पढ़ते रहिए। एंड समटाइम्स इट्स आल्सो लाइक कि अगर मजा नहीं भी आ रहा है बट फिर भी एग्जाम से तो पढ़ना पड़ेगा, जैसे जब तक याद नहीं होता तब तक। तो ड्यूरेशन के हिसाब से आप बोल सकते हो कि मेरा डे स्कूल था, तो स्कूल के बाद ट्यूशंस एंड घर का स्टडीज मिला के आप गिन सकते हो कि 10-12 घंटे तो ऑलमोस्ट हो जाते होंगे। बट इवन इफ समवन इज नॉट हैविंग ऑफ, समवन इज हैविंग ऑफ डे, तो उस दिन में भी आप एटलीस्ट 5 या 6 घंटे का तो डेली मतलब उतना करो तो अच्छा रहेगा। मतलब फिर अपने हिसाब से है, अगर आपको आप उतने स्मार्ट हो, आप अच्छे थोड़े टाइम में ज्यादा कवर अप कर सकते हो तो दैट्स फाइन, बट time will be vary from person to person, right? Yeah. मतलब कंपटीशन तो तगड़ी है बच्चों, सुन रहे हो सर क्या कह रहे हैं? और अभी से अगर आप सभी ने डिसाइड किया है, सो जो सब्जेक्ट हम बताते हैं, आपके टीचर्स आपको इन्फॉर्म करते हैं, तो सर ने बताया कि सब सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना है, राइट? तो सर भी खुद भी वो आई थिंक वही शेड्यूल को एंड वही प्लान को फॉलो करते होंगे, राइट? व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बिकम अ डॉक्टर। ओके सर, अगर हम एक 6th और 7th स्टूडेंट के माइंडसेट से देखें, तो अभी एट दिस एज अगर उन्होंने, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने डिसाइड कर लिया है या तो वो बनना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो एज एन 6th 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट उनको अभी कहाँ पे फोकस करना चाहिए? मतलब प्राइमरी टाइम कहाँ पे वो इन्वेस्ट करे? क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं कि लाइक ऑब्वियसली बच्चे हैं तो थोड़ा ये तो वो रहेगा ही, बट व्हेन वेयर शुड दे फोकस? और क्या आप ये प्लीज बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे? बच्चों तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही सिंपल सी चीज है एंड मैं कुछ नया नहीं कहने वाला हूँ यहाँ पे। अगर आपने इस एज में डिसाइड कर लिया है एंड देन इट इज वेरी गुड एंड डेफिनेटली विदाउट अ डाउट योर प्राइमरी गोल शुड बी ऑन योर स्टडीज। मतलब आपका सबसे ज्यादा टाइम जो है वो स्टडीज पे आप बिताना पसंद करना चाहोगे, मतलब वो आपके लिए बेनिफिशियली, वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो हाँ, सबसे पहले वही चीज है कि अभी से अगर आपने डिसाइड किया है तो आपका जो करिकुलम है उसके ऊपर आप अच्छे से फोकस कीजिए। जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ्स है या फिर इवन लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट को एक बेसिक जो होता है वो आपको सबको अच्छा करना ही करना है। एंड उसके उपरांत जो आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है तो उस पे ऊपर आप थोड़ा फोकस ज्यादा रखिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्यादा उसमें पढ़ने का ट्राई कीजिए। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स अगर आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, भले ही 4 या 5 साल बाद होंगे, बट होंगे कभी ना कभी, तो आप उसका जो अप्रोच है वो माइंडसेट आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। जैसे कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है या फिर वो सब थोड़ा बहुत, इट्स नॉट लाइक कि हाँ मतलब पूरे दिन वही करना है, उस पर ही फोकस रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब खेलकूद के लिए भी समय दीजिए। बट 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि जब मेरा टाइम था, तब जब मैं कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर में, तब मेरे हाथ में फोन आया था, मोबाइल फोन।
अभी आजकल की एज में आई गेस इट इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी टू हैव अ मोबाइल फोन, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होता है, मतलब वीडियो गेम्स खेलना यार वगैरह वगैरह। तो उस सब से अगर आप फोकस हटा के पढ़ने में ज्यादा मतलब फोन का यूज पॉजिटिवली करोगे, और अगर जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको मतलब ऐसा होता है कि ओके मुझे रिफ्रेश होना है, मतलब कुछ अभी बोर हो रहा हूँ, तो you can always read good books, you can always go out to play. I mean, it will be definitely better to play cricket outside than in like some mobile video game. Yeah. Exactly, yes. So वो थोड़ी बहुत चीज है, मतलब पढ़ाई पे फोकस करना ही करना है, वो तो पहली बात है। एंड अगर टाइम आपका रिफ्रेशमेंट का है तो उसमें भी आप उस चीजों पे फोकस कीजिए जो आपको एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन ज्यादा डेवलप करने में मदद करे। राइट, ओके सर, मैं एक बेसिक जानकारी लेना चाहूंगा कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके बारे में बच्चों को बताएंगे कि ये एग्जाम कैसी होती है। ओके, एंट्रेंस एग्जाम कैसे आप कह सकते हो कि साल में एक बार होती है, एंड ये एक ऐसी एग्जाम है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस ज्वाइन करना है। अभी शायद किसी बच्चे ने पूछा कि एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो बेटा इट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो दैट इज द फुल फॉर्म। एंड मतलब आप कह सकते हो कि डॉक्टर, बेसिकली तुम जिसको डॉक्टर बोलते हो वो एमबीबीएस है। मतलब और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, एमबीबीएस इज पार्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, बट या होम्योपैथी, आयुर्वेदिक के बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बट या एमबीबीएस इज दैट। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द एंट्रेंस वाला पॉइंट। एंट्रेंस एग्जाम आप ऐसे आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हो कि देश में आपके जैसे कई सारे बच्चे होंगे जिनका शायद बचपन से ख्वाब होगा या फिर बाद में डिसाइड किया होगा, बट जिनको भी डॉक्टर बनना है तो उनके लिए एक एग्जाम ऐसी होगी कि साल में एक बार आएगी, जिसमें एमसीक्यू बेसिस पे एग्जाम होगी कि एक क्वेश्चन आता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होता है, 11th-12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली कि फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। एंड एक क्वेश्चन आता है, फिर 4 ऑप्शंस होते हैं, एंड यू हैव टू पिक द राइट आंसर। सो उस हिसाब से एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम। राइट, और अगर वहां पे हम सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर एग्जाम अच्छे स्कोर से पास कर लेते हैं, देन कोई एक और एग्जाम हमें देनी होती है कि सीधा फिर हमें कॉलेज में एडमिशन मिल जाए? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बट ऑफ कोर्स बिफोर दैट यू हैव टू गिव योर बोर्ड एग्जाम्स कि जो 11th-12th की होती है। तो अगर आप सीबीएसई से हो या फिर गुजरात बोर्ड से हो, मतलब किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, तो उस हिसाब से वो वेरी करता है। बट एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप सीधा एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो। बट ऑफ कोर्स वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें है कि रैंक काफी ज्यादा लाना पड़ता है, बहुत सारी कॉलेजेस है, तो कौन सी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सी आपके नजदीक है, कौन सी ज्यादा अच्छी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट कॉलेजेस है, सबका फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है। एंड आगे भी मतलब एमबीबीएस के बाद भी अगर मुझे स्पेशलिटी में ज्वाइन करना है तो फिर से नीट आती है, नीट पीजी इज दैट। तो या दिस इज काइंड ऑफ रफ स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम इन इंडिया। ओके सर, अगर डॉक्टर बनना है, सो आई थिंक मैंने अपने फ्रेंड्स, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स है कि जो डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन उनका जो एडमिशन है वो आप ही की तरह गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में स्टडी करते हैं, तो इज इट कॉस्टली टू बिकम अ डॉक्टर? उसके पीछे यस, आई मीन अगर मैं कहूँ कि नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट कॉस्टली, देन इट विल बी अ लाई। इट इज डेफिनेटली कॉस्टली, बट या अगेन बहुत सारी चीजों पे डिफरेंस वेरी करता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी बॉन्ड की सिस्टम्स है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी 20 lakhs का बॉन्ड की सिस्टम चल रही है कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसके पहले आप 20 लाख रुपीज गवर्नमेंट को एज अ बॉन्ड दोगे, और अगर जब आपका एमबीबीएस खत्म होता है उसके बाद आप कुछ साल गवर्नमेंट के लिए सर्व करोगे। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको वो बॉन्ड के रुपीस देने पड़ता है। एंड ऑन अदर हैंड आई गेस प्राइवेट कॉलेजेस में बॉन्ड वाली सिस्टम नहीं है, बट उनकी फीस कंपैरेटिवली हाई होती है। बट फिर वो डिपेंड करता है कि कौन सी कास्ट से है, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिजर्वेशन के हिसाब से शायद कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती है, आई गेस गर्ल्स के लिए भी शायद कुछ स्कीम्स है, तो वो सब पे फिर फीस मतलब अलग अलग होती है, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होती है। तो वो वाली एक बात है, तो हाँ कॉस्टली है, बट ओके शायद मैं एक और क्वेश्चन देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि एग्जाम आप बार बार दे सकते हो,
तो हाँ, एंट्रेंस एग्जाम आप ऐसा नहीं है कि अभी ये साल आपने दी है, आपका रैंक अच्छा नहीं आया सो इट्स ऑल ओवर, ऐसा नहीं है। आप ड्रॉप ले सकते हो एंड उस साल में आप प्रिपेयर कीजिए और नेक्स्ट अगले साल दीजिए, एंड या दैट इज एन ऑप्शन आल्सो। ओके, ग्रेट। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमें अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है सो विच पाथ वी हैव टू फॉलो, कौन से पाथ से हमें गुजरना होगा और क्या क्या माइनर पॉइंट्स भी उसमें अगर आप मेंशन करेंगे तो विल बी बेटर। माइनर पाथ में मैं सबसे पहला वही बोलूंगा कि बार बार वही पे आएगा मेरा पॉइंट कि एंट्रेंस एग्जाम इज देयर, एंड तो जो आपका पाथ होना चाहिए, जो आप स्टडी कर रहे हो, शायद मेरे स्कूल में किसी टीचर ने मुझे कहा था कि यू हैव टू बी यू नो समवन हु इज डूइंग स्मार्ट वर्क, नॉट जस्ट द हार्ड वर्क। तो मतलब इतना सारा पढ़ने का है, बहुत सारा स्टफ है, बहुत सारा मटेरियल है, बट आपको उन चीजों पे फोकस करना है कि जो आपके एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली जब आप एक एग्जाम के ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑफ कोर्स इट इज नॉट सो गुड वे टू प्रिपेयर टू यू नो गेन नॉलेज, बट जब तक एग्जाम की बात आती है और हमारा सिस्टम कुछ उस हिसाब से है कि एग्जाम ओरिएंटेड काफी ज्यादा है आपका एडमिशन, सो डेफिनेटली आपको उस टाइम पे एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज करनी है। तो फिर से वही सारी बातें आएंगी कि ज्यादा से ज्यादा फोकस उस चीज पे कीजिए। आपके जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज हैं वो आपको जिस प्रकार से गाइड करता है, जस्ट ट्रस्ट देम एंड गो फॉर इट, बिकॉज ऑफ कोर्स दे विल बी लाइक यू नो वेरी मच एक्सपीरियंस देन यू। तो वो सारी चीजें हैं एंड हाँ, तो वो कुछ चीजें हैं कि आपको मतलब फिर वही आ जाता है कि पेशेंस, परसिवरेंस एंड ऑल, कि लगे रहना है, फिर या फिर टाइम उतना ज्यादा देना है, फालतू बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है वगैरह वगैरह। सर अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस करता है और अगर उन्हें स्पेशलाइजेशन में जाना है, स्पेशलाइज कोई एक डॉक्टर जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये अगर कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो वो कैसे उनको आगे जा पाएंगे उस बात में? हाँ, देखिए एक मैं बात बताना चाहूंगा कि इन जनरल आप बोले कि एमबीबीएस के बाद क्या क्या ऑप्शंस है। तो एक लोगों का बहुत ऐसा परसेप्शन होता है कि डॉक्टर इज समवन की जो आपको दवाई देता है या फिर गोली देता है, कि इंजेक्शन लगाता है या फिर हॉस्पिटल में जो वर्क करता है, बट ऐसा नहीं है। एमबीबीएस के 5.5 साल का जो कोर्स है उसमें हमें ऑलमोस्ट मोर देन 19 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हम इंडिया में पढ़ते हैं, एंड उस हर एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, एंड इनफैक्ट मोर देन दैट आई गेस 30 to 35 सब्जेक्ट्स आर देयर कि जिसमें आप कर सकते हो स्पेशलाइजेशन। तो जैसे कि अभी उसको आप डिवाइड करेंगे तो मोर और लेस एमएस है या फिर एमडी है। तो एमएस मतलब जो सर्जिकल साइड के सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपका जनरल सर्जरी है, फिर ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी या फिर ऑर्थोपेडिक्स, वो सब सब्जेक्ट आ जाता है। एंड बाकी मेडिसिन के जो सब्जेक्ट है कि जैसे अभी जनरल मेडिसिन है, डर्मेटोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, वो सब सब्जेक्ट आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर एमबीबीएस यू कैन आल्सो बी एमओ एंड यू कैन आल्सो ओपन योर ओन क्लिनिक एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, एंड आल्सो मोर देन दैट आई वुड लाइक टू से कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स है कि जिसमें आप प्रोफेसर बन सकते हो, जैसे एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, तो वो सब डॉक्टर्स ही होता है, बट उनका जो फील्ड होता है वो क्लिनिकल नहीं होता है, उनको हम नॉन क्लिनिकल फील्ड बोलते हैं। तो वो सब अलग अलग रास्ते अवेलेबल है, तो आप उस पे जा सकते हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर किसी को मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि जो एमबीबीएस के बाद यूपीएससी जैसे एग्जाम्स देकर कलेक्टर भी बन सकते हैं, ऐसे ही एमबीए भी है। तो एमबीए इज ऑल्सो वन थिंग कि आप अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आप एमबीबीएस के बाद भी एमबीए कर सकते हो, एंड आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हो। आर्मी के डॉक्टर्स का अलग से रिक्रूटमेंट होता है, उनका अलग प्रोसेस है, एंड ऑल्सो फॉरेन के चांसेस भी होते हैं कि आपको अगर किसी अलग देश में सेटल होना है एमबीबीएस यहाँ पे करने के बाद, तो उसके भी ऑप्शंस होते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट कि कोई एक ही पर्टिकुलर ब्रांच है या फिर एक ही पर्टिकुलर चीज है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड हर ऑप्शन का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग रहता है। जैसे अभी आपने नेफ्रोलॉजिस्ट की बात की, तो अगर मैं उसका एग्जांपल लूं तो आप 5.5 साल एमबीबीएस करोगे, एमबीबीएस के बाद आप नीट पीजी देके, मतलब अभी का करंट जो सिस्टम है इंडिया का, उसमें आप नीट पीजी देके फिर आप 3 साल जनरल मेडिसिन करोगे, और उसके बाद आप फिर नेफ्रोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, विच विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3 years। तो मैंने जैसे बोला था कि तकरीबन 10 साल का समय लग जाता है आफ्टर योर 12th। एंड अगेन शायद अभी पीजी के एंट्रेंस के लिए भी सिस्टम्स चेंज हो रही है इंडिया में, एंड वो लोग शायद नेक्स्ट जैसे कोई एग्जाम लाना चाह रहे हैं। तो मतलब अभी ये जो बच्चे हैं 6-7 के, वो जब तक वहां पे पहुंचेगी तब तक शायद बहुत कुछ बदल चुका होगा, बट राइट नाउ दिस इज रफ सिनेरियो, सो या टाइम ड्यूरेशन विल बी ऑलमोस्ट सेम। ग्रेट।
ओके सो बच्चों अभी मैंने मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे जनरल क्वेश्चंस मैंने सर से पूछे हैं। अब बच्चों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सर के साथ तो सर हमारे साथ हैं। आप वन बाय वन अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड देन वी विल अलाउ वन बाय वन स्टूडेंट टू आस्क इन क्वेश्चन। बेटा क्लास तो अभी डिसाइडेड नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर तक चलने वाला है नेक्स्ट 7:30 तक। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर टाइम टू आस्क हिम एनी क्वेश्चंस। आपका कोई भी एक डाउट है तो आप प्लीज उन्हें पूछिए। किसी एक स्टूडेंट का हैंड रेज्ड है, जस्ट अ सेकंड। यही ठक्कर है। बेटा मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, प्लीज देखिए। हाँ सर। हेलो सर सर कब सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा होता है? ओके अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे कान में दर्द होगा या चलेगा, या फिर तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी तो चलेगा, तुम क्या बोलोगे? कान में दर्द है। मतलब हड्डी टूट जाएगी तो चलेगा? नहीं नहीं सर, हाँ, तो सबसे अच्छा डॉक्टर ऐसा नहीं होता, सभी डॉक्टर अच्छे होते हैं। आप जो भी करो, मतलब अगर डॉक्टर नहीं भी है लेकिन जो भी आपका फील्ड है उसमें अगर आप अच्छे हो, आप शिद्दत से, लगन से, मेहनत से कर रहे हो, अच्छी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू आर अ गुड डॉक्टर, दैट्स इट। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई एक फील्ड है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, फिर कोई एक फील्ड है वो कम अच्छा है। एवरीथिंग हैज देयर प्रोज एंड कॉन्स, एंड उसकी लिमिटेशंस होती है या फिर उसकी अचीवमेंट्स जो बोलते हैं वो एक फील्ड की होती है। तो उस हिसाब से आप नहीं कह सकते कि अच्छा डॉक्टर है या फिर नहीं है। ओके सर। देयर इज नो कंपैरिजन बेटा। हाँ, एनीवन एल्स? बेटा आप जो भी क्वेश्चन हो विदाउट जो भी हो बिंदास पूछ हाँ सकते हो। बिंदास पूछे सर, आपके मतलब लिए ही है। बड़ा भाई समझ लो, उतना भी बड़ा नहीं हो भी उम्र हाँ में। सर अभी खुद एक सर हाँ बोलिए बोलिए कौन पूछ रहा है? यस गो अहेड बेटा। सर हमें इंजीनियर बनना हो तो किस में जाना होगा? इंजीनियर अगर बेटा आपको बनना है तो आपको 10th के बाद मैथ्स ग्रुप लेना होगा, जो अभी की सिस्टम है उसके हिसाब से। एंड जी की एग्जाम्स होती है, JEE की, तो वो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसके हिसाब से फिर वो देके इंजीनियरिंग का फील्ड चूज करना होता है। सर हाँ बोलो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBBS? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब आप जो भी Okay, कोर्स thank you. करते हो, स्कूल के बाद जो भी आप कोर्स करते हो उसको बैचलर डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई साइंस में बैचलर कर रहा है तो दैट इज बैचलर ऑफ साइंस। तो उस हिसाब से बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, दैट इज द थिंग। ओके सर, आपको कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना तो सर आपको कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं डॉक्टर के लिए? बेटा वो हर साल का रेट होता है, उसके हिसाब से मैटर करता है कि परसेंटेज आप बोलो तो सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें से अगर आपके 95 आए हैं, बट मतलब मैं बहुत रफ समझा रहा हूँ, लाइक ऐसे सिंप्लीफाई करके, कि अगर आपका 100 में से 95 वाला स्कोर आया है, बट अगर आपसे ज्यादा जितने भी सीट्स है फॉर एग्जांपल, तो वो बच्चे अगर आपसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं तो वो शायद एडमिशन ले जाएंगे। बट ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि आपका अगर एंट्रेंस में अच्छा स्कोर है, आपका जो रैंक होता है, मेरिट रैंक डिसाइड होता है कि तुम्हारे जैसे जितने भी बच्चे होंगे अभी, वो सबका रिजल्ट के हिसाब से उनका रैंक डिसाइड होता है, और उस रैंक में जो सीट्स जितनी होती है उस सीट्स के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, कि 95% या 96% इज अ गुड रिजल्ट टू गेट एडमिशन इन MBBS और टू बिकम अ डॉक्टर। बट वो परसेंटेज की बात अलग है, नीट जो एग्जाम्स होते हैं तो उसका स्कोर अलग होता है। ओके रोहन इज देयर बेटा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका माइक ऑन है? यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, प्लीज चेक योर माइक। हाँ अभी एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। ओके सर हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हाँ रोहन, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हेलो। हाँ बेटा पूछो अभी।
सर जैसे हमें सर्जन डॉक्टर बनना हो कि होम्योपैथिक डॉक्टर बनना हो, उनमें से अगर एमबीए में 5.5 साल ही पढ़ाई करनी पड़ती है कि फील्ड के ऊपर डिपेंड होता है? फील्ड के ऊपर डिपेंड होता है। एंड होम्योपैथी का जो कोर्स है वो एमबीबीएस से अलग है, मतलब उसको BHMS बोलते हैं कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो अगर आपको सर्जन बनना है, मतलब जनरल सर्जन जिसको हम बोलते हैं, या फिर अगर आप बोलेंगे कि कार्डियक सर्जन है, मतलब जो हार्ट का ऑपरेशन करता है या फिर वो सब, तो वो सब आप एमबीबीएस के बाद कर सकते हो। तो उसका टाइम ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा है कि आपको हार्ट का सर्जन बनना है तो 5.5 साल एमबीबीएस, फिर 3 साल का जनरल सर्जरी, और फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में जो 2 या 3 साल जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से करने होते हैं। एंड होम्योपैथी जो होती है वो एक अलग ही ब्रांच है, एक अलग ही साइंस है। इट इज ऑल्सो मेडिकल साइंस, बट उसके जो बेसिस है, जो प्रिंसिपल्स है, वो अलग है। तो जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, फिर ये मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं एमबीबीएस, वो सब बैचलर से ही अलग कोर्सेज होते हैं उनके। तो यस, टाइम ड्यूरेशन विल बी डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ दिस। राइट। रुद्र बेटा, आप आपका कोई क्वेश्चन है, बोलिए। सर हमें इंजीनियर में हम चले गए तो इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स और मैथ्स में ज्यादा ध्यान देना होता है। बिल्कुल, मतलब आपका फिजिक्स और मैथ्स तो अच्छा होना ही चाहिए, बिकॉज वो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स रहे होंगे। तो बिल्कुल आपका फिजिक्स मैथ्स दोनों अच्छे होने चाहिए अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो। Sir, can we give NCERT exam to become? NCERT इज बोर्ड, राइट? तो हाँ, बोर्ड एग्जाम्स तो होंगे ही, बट अगर आप जिसके भी बोर्ड से जा रहे हो, स्टिल यू हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम। दैट इज द वन एंड ओनली एग्जाम टू enter into medical science. Sir, can you explain me how to give the exam of NCERT? NCERT, as it, Pramil sir, is he talking about board exams? आई थिंक ही इज। बेटा, ये आप जो कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी इज अ पब्लिशिंग हाउस। हमारे इंडिया में जो आपकी बुक्स आती है, वो जो बुक्स पब्लिश करते हैं वो एनसीईआरटी पब्लिकेशन से हमें मिलती है। एंड जो आप कह रहे हैं वो एक बोर्ड की एग्जाम होती है जो आपको 10th में एंड 12th में देनी होती है। तो जो डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम है, वो पहले तो आपको बोर्ड की एग्जाम देनी होगी 12th में, एंड देन आफ्टर एक एंट्रेंस एग्जाम होगी जिनका नाम है, अभी जो फिलहाल चल रही है, दैट इज नीट। ओके, तो वो एग्जाम आप देते हो तो देन यू विल गेट कि आपका कॉलेज में एडमिशन होगा एंड ऑल अबाउट द प्रोसीजर जो भी है उसके पीछे। सो आपको एनसीईआरटी की नहीं, बट आपके बोर्ड की, अगर आप सीबीएसई स्कूल से बिलोंग करते हैं तो सर डॉक्टर बेस्ट होता है कि आर्मी सर? ये तो क्या बेटा हुआ? ये तो बेटा ऐसा क्वेश्चन हो गया कि मम्मी बेस्ट है कि पापा? ओके, आई थिंक उन्नति। डॉक्टर बनने के लिए हमारी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए, बायोलॉजी भी अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स भी अच्छा होना चाहिए, सब सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। एंड मतलब बेटा वही वाली बात है फिर से कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये बनना है तो ये अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी बनना है, बट अगर आपकी पढ़ाई में आ रहा है अभी वो सब्जेक्ट, तो आप उस पर फोकस उतना ही करना है जितना आप जो आपके स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट पे कर रहे हो उतना करना है। फॉर एग्जांपल अभी तुम 6-7 स्टैंडर्ड में हो, तो अगर आपको साइंस पे जितना फोकस करना है उतना ही फोकस अदर सब्जेक्ट्स पे भी करना है। गुजराती है या फिर इंग्लिश है, जो भी आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स है, उसको भी आप उतना ही फोकस में रखिए, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग विल मैटर टू यू। सब चीजें आपको काम में आनी ही आनी है। तो जो आपकी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स है वो सब में तो फोकस करना ही करना है। सर डॉक्टर बेस्ट है कि आर्मी सर? अच्छा, क्रिकेट देखते हो? नो ओके, क्या शौक है आपका? सर क्रिकेट खेलता हूँ सर, देखता नहीं। ओके, क्रिकेट खेलते हो ना, ठीक है। अभी मैच होगी आपकी, तो आपको मैच बॉलर जितवाएंगे या फिर बैट्समैन जितवाएंगे या फिर दोनों? सर सामने वाली टीम में कोई मेरा दोस्त हो तो फिर तो दोनों जितवाएंगे ना सर। अरे नहीं, दोस्त वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब ये सिंपल भाषा में समझो बेटा, तो दोनों बेस्ट है। मतलब आपकी अच्छी बॉडी, आपका अच्छा फिजिक है, आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। आपको डॉक्टर बनना है, आपको ऐसा है कि मुझे लोगों को ट्रीट करने में मजा आता है, उनकी बीमारी दूर करने में मजा आता है, तो
तो आप डॉक्टर बन सकते हो, दोनों बेस्ट है। सब प्रोफेशंस अपनी जगह पे बेस्ट है और सब प्रोफेशंस अपनी जगह पे मैटर करते हैं। इट्स जस्ट व्हाट इज अट्रैक्टिंग यू एज अ पर्सन, लाइक आपको किस विषय में इंटरेस्ट आ रहा है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। कौन सा काम करने में आपको खुशी मिलती है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हें लोगों को ट्रीट करने में उनकी परेशानी दूर करने में मजा आता है तो फिर डॉक्टर तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर आपको ऐसा होगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, उस चीज में मैं अच्छा हूँ, तो आपके लिए टीचर वाला प्रोफेशन बेस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है, हर पर्सन के हिसाब से उसकी रस या रुचि के हिसाब से वो मैटर करता है। Exactly. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. Unnati is there, beta. You can ask your question, Unnati. Yes, sir. I am Unnati's parents. हेलो मैम। हाँ यस सर। सर जैसे हम देखते हैं कि जैसे बच्चे हैं अभी, तो उनका तो डिसीजन वेरी वेरी होता है कि भाई आज डॉक्टर बनना है, कल कुछ और बनना है, कल कुछ बनना है। तो एज ए पेरेंट्स हमारी क्या ड्यूटी होगी कि हम उन्हें ये कहें कि डॉक्टर इज अ गुड फील्ड, एज वी कैन सी दैट कि भाई हाँ कि मुझे मेरे बच्चे को बनाना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया होगा। तो कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स बताइए सर। मैम मैं दो चीजें शायद कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो ही बनाइए। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर, जो भी फील्ड में अगर उसको इंटरेस्ट है एंड ट्रस्ट देम, वो अच्छे से मतलब उसमें करेंगे परफॉर्म, तो वो आगे जाके अच्छा सक्सेसफुल बनेंगे ही। एंड या सेकंड थिंग, अगर उनका डिसाइडेड है तो आप उनको हेल्प उस हिसाब से कर सकते हैं कि उनको एजुकेशन के लिए अभी जो फेज है उनका 6, 7 स्टैंडर्ड का, 8 स्टैंडर्ड का, मतलब हायर सेकेंडरी का, उस सब में आप एज अ पर्सन कैसे आप हेल्प कर सकते हो कि उसकी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दीजिए। मतलब बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, अगर स्कूल से या कॉलेजेस अगर स्कूल्स या ट्यूशंस में अगर वो गए हुए हैं तो कितनी पढ़ाई की, उसको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ओके माय पेरेंट्स आर आल्सो वाचिंग अस और यू नो दे आर गिविंग कंपनी टू मी। कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ फंक्शंस होते हैं या फिर जैसे मैंने पहले बोला कि ऐसा होता है कि अच्छा तुमको आना ही पड़ेगा भले एग्जाम है तो भी, तो वो सब चीजें आप शायद कुछ अवॉइड कर सकते हैं जस्ट टू मेंटली सपोर्ट योर चाइल्ड। एंड सेकंड चीज मैं फिर से वही बोलूंगा कि अगर उसको इंटरेस्ट है तो ही आप उसमें फोर्स कीजिए। I mean, of course, doctor is good as a profession, but so is teaching, so is engineering. Every profession has its own pros and cons. तो जिसमें इंटरेस्ट है बच्चे को उसमें आप पुश ज्यादा करेंगे तो it will be very much helpful to him or her, and of course it will be ultimately beneficial for everyone. Okay, thank you sir. Yes ma'am. Excuse me sir. Yes. सर इफ हमको आगे चल के डॉक्टर बनना है और हम अभी 6th स्टैंडर्ड में और हमारे परसेंटेज 88 या फिर 90 आए और है ना हम 4th या 3rd रैंक आए, तो इट्स गुड फॉर। देखो मैं अभी क्या बोलूंगा कि ये सब रैंक वाली चीजें है ना, अभी आप उस पर फोकस मत करो। अभी आप क्या फोकस करोगे कि जो भी आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट है उतना ध्यान लगा के पढ़ो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस पर आप उस हिसाब से आगे बढ़ते जाइए। रैंक वाली बात मेरे हिसाब से तब मैटर करनी चाहिए कि जब आपका एडमिशन उस पर डिपेंडेंट हो। मतलब हाँ, ये नहीं मैं बोलता हूँ कि अभी मत पढ़ो या फिर रैंक कम आता है, मार्क्स कम आता है तो भी आप ध्यान मत दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अभी आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ो, जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट से पढ़ो। एंड 4th रैंक आता है या 6th रैंक आता है वो मैटर नहीं करेगा। मुझे याद नहीं है मेरा 6th स्टैंडर्ड में कौन सा रैंक था एंड मुझे परसेंटेज भी याद नहीं है, बट इट वोंट मैटर बेटा। अभी तुमको लगेगा कि हाँ मेरे फ्रेंड से शायद कम मार्क्स आए या फिर ज्यादा मार्क्स आए, बट तुम्हारा जो नॉलेज है वो बढ़ना चाहिए। अभी तुम्हें जिसमें रस है, तुम जो करना चाहते हो उस विषय में तुम्हें ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि ज्ञान की खोज करना, तो उस पर अभी फोकस दो। बाकी रैंक और वो सब 6, 7 स्टैंडर्ड में उतना मैटर नहीं करता है। बट हाँ, इट डजंट मीन कि आप पढ़ो नहीं और ये सब सोच लो कि अच्छा ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। तो या 4th रैंक इज वेरी गुड, रियली गुड। ओके, कार्तिक इज देयर। बेटा कार्तिक, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। यहाँ पे आपको अनम्यूट की एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए प्लीज। हाँ ओके सर हमें साइंटिस्ट बनना हो तो? साइंटिस्ट बनना हो तो आप किसी भी साइंस के फील्ड में जाके आप रिसर्च कर सकते हो आगे। इवन एमबीबीएस के बाद भी रिसर्च के ऑप्शंस होते हैं। बीएससी के बाद, एमएससी करने के बाद आप साइंस
मतलब जो प्योर साइंस बोलते हैं उसको, तो उसके बाद भी आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। इंजीनियरिंग के बाद भी आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। तो साइंटिस्ट इज समवन हु इज डूइंग रिसर्च ऑन एनी फील्ड ऑफ साइंस और फिजिक्स और मैथ्स, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स आती। तो हाँ, साइंटिस्ट बन सकते हो आप, एमबीबीएस करने के बाद भी बन सकते हो, बीएससी करने के बाद भी बन सकते हो, इंजीनियरिंग के बाद भी बन सकते हो। दून पटेल, बेटा आपका क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी एग्जाम देनी होगी? तो बेटा इट इज नीट एग्जाम। जेडब्ल्यू इज फॉर इंजीनियरिंग एंड नीट इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सर से ही पूछ सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। देखिए बेटा, आपको एक नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, रोहन बेटा आपका कोई क्वेश्चन था, आप मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सर से एक बार पूछ सकते हैं। सर जैसे एमबीबीएस में 5.5 years लगते हैं, वैसे ही एमएचबीएस में भी 5.5 years लगते हैं कि उससे ज्यादा? एमएचबीएस मतलब तुम होम्योपैथी की बात करो, दैट इज बीएचएमएस, राइट? यस। हाँ, तो उसमें भी उतना ही टाइम होता है, रफली शायद 5-5.5 साल। हाँ, 5.5 साल ही उसमें है अभी। तो बैचलर्स का जो कोर्स है उसमें भी 5.5 साल का है, एंड उसमें भी आगे पीजी होता है। तो टाइम लिमिट मोर और लेस सिमिलर ही होती है। ओके, ग्रेट। एनीवन एल्स इज देयर बेटा? कोई भी डाउट है तो सर से बात कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर प्रयाग जोशी, उन्हें एक बड़ा सा थैंक यू कहिए कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे लिए आए और आपको गाइडेंस दिया। तो एक रहता है कि सर हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन गाइडेंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Welcome everyone, and again thank you so much to Team Skilltal and Drumil sir, Deepak sir, and everyone for this opportunity. And yes, it was really fun to interact with these people. And yeah, बच्चों, all the best. अभी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मन लगा के करो। जो आपके एग्जाम्स है उसके अनुरूप अगर आप करना चाहते हो तो उस हिसाब से उस चीज पे फोकस करके करो। एंड बस बाकी एंजॉय करो। आपका जो अभी का टाइम है, जो बचपन है अभी आपका 12 साल का, 13 साल का, जो अभी आपकी एज है, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, वो बार बार नहीं आएगा, लाइफ में एक ही बार आएगा। तो जो आपका टाइम है उसका जितना अच्छे से अच्छा हो उस हिसाब से आप उपयोग करो। पढ़ाई पे उतना ही फोकस कीजिए, या फिर जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है उस पर आप उतना ही अच्छे से फोकस कीजिए। बट बोलते हैं ना कि फालतू का टाइम वेस्ट करना या फिर फिजूल में टाइम वेस्ट करना, वो मत करना बस। बाकी इट्स ऑल योर्स, मतलब आप लोग ही फ्यूचर हो, मतलब देश का भी नहीं, दुनिया का फ्यूचर हो आप लोग। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ग्रेट। बच्चों, तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हुए मैं आपको एक सिंपल थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा, बोलो। सर, हमको अगर बिजनेस की फील्ड में आगे बढ़ना हो तो सर हमें कौन सी लाइन लेनी होगी? बिजनेस के लिए बेटा आपको 10th के बाद कॉमर्स आप कीजिए, एंड कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, और स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंट्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे कि जो बिजनेस कैसे रन होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। और बिजनेस के लिए बेटा खास करके आप ग्रेजुएशन मिनिमम आपको चाहिए, देन आफ्टर आप एमबीए कर सकते हैं। ओके, और खुद का अगर बिजनेस करना है तो जस्ट एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सोसाइटी में या तो आपके आजू बाजू में अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, और इफ यू हैव द सॉल्यूशन, आपके पास अगर सॉल्यूशन है तो वही आपका बिजनेस है। आप जितने भी बिजनेसेस अगर उनको देखेंगे तो वो जस्ट आपकी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो ये एक वे है, और अगर उसमें जाना चाहते हैं बाय क्वालिफिकेशन, तो एक आपकी एक रिक्वेस्ट पे हम एक ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट सेशन जो है, जैसे आज हमारे साथ डॉक्टर प्रयाग जोशी जुड़े हैं, वैसे
नेक्स्ट सेशन में हम बिजनेस के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं और एक अच्छा सा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं. ओके, सो ओके, रोहन इज हैविंग अ डाउट. बेटा यस कहिए. जस्ट अ सेकंड. हाँ बेटा. हाँ हेलो रोहन. सर जैसे आपने बोला सर्जन बनने के लिए एमबीए करना पड़ता है, एमबीबीएस करना पड़ता है, उसके बाद और 3 इयर्स क्या करना पड़ता है, तो टोटल हमें 8 इयर्स लगते हैं सर्जन बनने के लिए. हाँ बेटा, जनरल सर्जन जो होता है मतलब आप बोलो कि आपके नॉर्मल बेसिक वाले ऑपरेशंस जो होता है वो उस चीज के लिए आपके 5.5 साल का एमबीबीएस और उसके बाद 3 साल का जनरल सर्जरी करके कोर्स आता है. तो टोटल आप मान लो कि 8.5 साल का वो टोटल आपका टाइम ड्यूरेशन हुआ. एंड उसके उपरांत अगर आपको जैसे मानो कि दिमाग की सर्जरीज करनी है जिसको न्यूरो सर्जन बोलता है, तो उसके लिए ऊपर से 3 साल अलग से आपको सुपर स्पेशलाइजेशन बोलते हैं उसको. तो फिर उसके लिए भी नीट आती है, नीट सुपर स्पेशलिटी बोलता है अभी. तो उसकी एग्जाम देनी है, फिर मार्क्स आएंगे, फिर मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा एंड फिर वो 3 साल का ऊपर से पढ़ाई होती है उसके लिए. तो हाँ, फिर वो टाइम ड्यूरेशन आपका फिर 10.5 साल 11 साल तक चला जाता है. Okay. Great. Okay, sir. It was nice to talking you, and thank you so much. Thank you so much again, sir, for coming. Thank you so much, and thank you so much. Okay, so Pachavadi, we will see you in the next session. Till then, tata, bye bye, take care, and yes, next session is going to be surprise for you. Okay, so we'll see you in the next session on next week. Tata. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Bye, sir. Bye sir.